से नाम पूछ पूछ करके रिक्शे वालों को, रेडी वालों को मारा पीटा गया। और उस केस में एक्चुअली अब तक पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, जो लॉ कहती है। एसएचओ साहब को भी सस्पेंड होना था, सबको होना था। जेल के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ पे जो बच्चे पहली बार गए, उन्होंने जेल का एटमॉस्फेयर देखा नहीं था। वहाँ कुछ वकील उनसे मिले। अब क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, तो तब तक मेरा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। कोई तबस्सुम नाम था शायद एडवोकेट का, उन्होंने उनको खूब भड़काया, वो हिंदू है, बिक जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये वगैरह वगैरह। ये केस सिर्फ था 7 लोगों पे, जिसमें से 5 मुस्लिम परिवार के इंजर्ड थे, 2 इनके परिवार के इंजर्ड थे। पीसीआर कॉल पहली हमारी तरफ से हुई, 10वां होता है शायद, उसके लिए एक कैंडल मार्च की परमिशन मांगी। कितनी? हम मात्र 80 मीटर बच्चे के लिए, कि सिर्फ मेरे घर से सामने एक मस्जिद है, 80 मीटर यानी 10-20 कदम होंगे जो भी है, कि वहाँ तक मैं चला जाऊँ और वहाँ पे मस्जिद पे हम सब इकट्ठे होकर एक दुआ पढ़ लें। इतना सा मांगना न जाने क्यों सरकार को नागवार है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, तरुण हत्याकांड काफी समय हो गया है, लेकिन आज भी अगर बात करें तो उत्तम नगर जलता नजर दिखाई देगा आपको। वो इसलिए मैं बोल रही हूं कि आज भी लोगों के दिलों में नफरतें पनप रही हैं, और ये सिर्फ पुरुषों और महिलाओं के दिलों में नफरतें नहीं पनप रही हैं, अब कहीं ना कहीं बच्चों के दिलों में भी दिखाई दे रही हैं। ऐसी ही वीडियो एक दिन पहले की है। बच्चे दिखाई देंगे आपको गलियों में, क्योंकि मुसलमान परिवार अब अपने घरों में पहुंच गया है अपने वकील के कारण। बहुत लड़ाइयां लड़नी पड़ी, बहुत मुशक्कतें झेलना पड़ी, लोग सड़कों पर रहे, भूखे रहे, उसके बाद वो कहीं जाकर अपने घर पहुंचे। उन घरों पर बुलडोजर भी चले, आपने बाखूबी देखा। लेकिन अब क्या सब होने वाला है आगे, क्योंकि एक जो व्यक्ति था, जो मुस्लिम परिवार के 20 लोग जेल के अंदर हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो गलत अंदर चला गया। तो जो गलत अंदर चला गया है उसके रेफरेंस में मैं बात करना चाहूंगी कि सर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस टाइम पे ये केस शुरू हुआ उस टाइम पे ये केस सिर्फ था 7 लोगों पे, जिसमें से 5 मुस्लिम परिवार के इंजर्ड थे, 2 इनके परिवार के इंजर्ड थे। पीसीआर कॉल पहली हमारी तरफ से हुई, सारी चीज़ बड़ी क्लियर थी। लेकिन वो ड्यू टू मीडिया ने उसको बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया, बहुत अलग अलग कहानियां बनाई और अभी तक बन रही है। वो बनाई गई और पूरा उन्माद फैलाया गया, जिसके अंदर बजरंग दल एक मेन रोल प्ले करके गया। वहाँ का काउंसलर जो हैं साहिबा सीवाल, उन्होंने बहुत भड़काऊ भाषण दिए। कुछ और हिंदू संगठन आए, उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ईद को लेकर भी कई चीजें हुई, नरसंहार की बातें हुई, खूनी ईद की बातें हुई, लोगों से नाम पूछ पूछ करके रिक्शे वालों को, रेडी वालों को मारा पीटा गया, और जो अभी तक कंटिन्यू है। उसके बाद ए ब्लॉक में ये घटना हुई, बी ब्लॉक को सील कर दिया गया। जी, पूरे सारा होटल्स बंद कर दिए गए। सब कुछ उन्होंने जो किया, जिस तरीके से चल रहा है, 2 घर और तोड़े गए, एक उमरदीन का पहले तोड़ा, 2 इस्माइल के तोड़े। वो सब जो चल रहा है वो कहीं से भी आप अगर देखें प्रोसीजर फॉलो होके नहीं हो रहा है। ये एक सोची समझी नीति के तहत हो रहा है, और ये नीति एंटी मुस्लिम नीति है। बहुत बार मैंने कहा लोगों को और बहुत बार समझाया कि देखिए, कानून जब चलेगा तो वो सबके लिए चलेगा। आज जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वो कल आपके लिए भी हो। लगातार सर 3 से 4 महीने हो गए आप उस मुस्लिम परिवार के साथ मुसलसल खड़े हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि क्या वो मुस्लिम परिवार आप पर वो भरोसा दिखा पा रहा है? देखिए, जब कहीं ना कहीं जो भड़काऊ चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, कि आप हिंदू होकर एक मुस्लिम पक्ष का आप केस लड़ रहे हैं। जिस दिन तरुण की हत्या हुई उसके बाद से आप लगातार उस मुस्लिम परिवार के साथ हैं। ऐसा ही क्या मुस्लिम परिवार को भी कहा जाता होगा कि हिंदू वकील है, उस पर भरोसा दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? बिल्कुल। कभी ऐसा महसूस हुआ? ये जेल के अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। वहाँ पे जो बच्चे पहली बार गए,
उन्होंने जेल का एटमॉस्फेयर देखा नहीं था, वहाँ कुछ वकील उनसे मिले। अब क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, तो तब तक मेरा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी थी। कोई तबस्सुम नाम था शायद एडवोकेट का, उन्होंने उनको खूब भड़काया कि वो हिंदू है, बिक जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, ये वगैरह वगैरह। तो वो बहुत डिमोरलाइज हो गई। ये उनके बताई हुई कहानी है, जो मुझे जेल में जब मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने खुद बताई। बोले सर हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए कि हम कहाँ फंस गए और क्या होगा। बोले लेकिन जब हम बाहर आए और जहाँ सारे कैदी होते हैं वहाँ कुछ लोग मिले। बोले भाई किस केस में हो, कौन है एडवोकेट आपका? तो उन्होंने बताया कि जितेंद्र जी हैं। तब उन्होंने बोला कि अरे बहुत अच्छे हाथों में हूँ एंड ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ दिस, आपको निकालेंगे। तो जब वहाँ के कैदियों ने मेरी तारीफ की, क्योंकि वहाँ से बहुत लोग निकले हैं और सबको पता है कि मेरा वे ऑफ वर्किंग क्या है, तब जाके उनके अंदर एक मनोबल दोबारा खड़ा हुआ और उनको समझ आया कि यस वी आर इन द राइट हैंड्स। क्योंकि कैदी जो अंदर हैं वो जात पात और इन सब से बहुत दूर हो जाते हैं, वहाँ एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो उन लोगों के एश्योरेंस पे दे स्टिक टू मी। लेकिन कुछ फैमिलीज जो बाहर हैं, अब हर आदमी, देखिए बहुत बड़ा परिवार है, 20-25 लोग आप समझे वो लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो 20-25 लोगों की जो फैमिलीज हैं, एक घर में अगर 5-7 लोग भी हैं तो आप समझिए कि कितने लोग हो गए। हर आदमी का माइंडसेट अपना है, हर आदमी अलग अलग लोगों से मिलता है, हर आदमी अलग एक कहानी सुनता है। अरे आपके वकील ने आज तक ये नहीं किया, आपके वकील ने वो नहीं किया, आपने वो नहीं देखा, आपने वो नहीं समझा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब एक माइंडसेट के साथ रहें। अभी हमने बहुत दिन पहले जब हम जेल गए तो हमें पता चला कि एक लड़का इमरान उर्फ बंटी, वो रॉन्गली आइडेंटिफाई होकर के जेल में बंद है। उसका कहीं नाम निशान नहीं, कोई जिक्र नहीं था। हमने जाके अभी जो एसीपी साहब हैं उनसे बात की एंड बाय हर्ट आई एम सेइंग थैंक्स टू हिम कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, उन्होंने मेरी बात को समझा और उन्होंने कहा कि सर आप यकीन रखें हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने एश्योर किया था कि आप मुझे जो ओरिजिनल इमरान है अगर आप उसको प्रोड्यूस कर देंगे तो मैं डेफिनेटली इस बंटी को रिलीज कर दूंगा। ही स्टिक टू हिज कमिटमेंट। और 4 तारीख को जो उन्होंने अपनी चार्जशीट दी उसके अंदर उन्होंने क्लियर मेंशन किया कि इमरान उर्फ बंटी सन ऑफ सफ़ी मोहम्मद, ही हैज़ अनआइडेंटिटी, वो जो मिस्टेक हुई है आइडेंटिटी मिस्टेक, उसकी वजह से वो अंदर है और ही मस्ट बी रिलीज एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम। अब दूसरी चीज हमारे जुडिशरी पे आती है कि चार्जशीट हैज बीन सबमिटेड ऑन द 4th ऑफ दिस मंथ। आज है 16th को हमारे चेयरपर्सन जो हैं जज साहिबा, उन्होंने उस चीज को नोटिस किया। अब ये जो 10-12 दिन का वो हो गया और 4 दिन का हो गया, यानी मेरे ख्याल में वो 22 तारीख तक छूटेगा, 22 की डेट है। ये जो हो गया गैप, एक आदमी जो उस माहौल में था ही नहीं, जिसका कोई रोल था ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन आपने गलत की, सफ़र वो कर रहा है, ठीक है। इमरान हमने प्रोड्यूस किया, एक्चुअली होना तो ये चाहिए था कि उसी दिन आप टीआईपी करा के उसको रिलीज करा देते, नहीं किया। जब आपको पता था कि एक आदमी हमने गलत अंदर बंद कर दिया है और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, तो आपने करना चाहिए था। बट एनी हाउ जैसे भी किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर संजीव कुमार हु इज़ द आईओ ऑफ दिस केस, एसीपी साहब। उन्होंने अपने वर्ड्स रखे और बाकायदा चार्जशीट में ये लाइन लिख करके दी कि वो गलत तरीके से अंदर है और उसको ही मस्ट बी रिलीज फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी। तो ये एक बहुत अच्छी उनकी पहल है। सर अब मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई हैं, क्या जिस दिन से तरुण हत्याकांड हुआ उस वक्त से आपने कई सारे ऐसे केस देखे होंगे जो आज तक आप देख रहे हैं, कई मुस्लिम परिवारों में आपने रोने की दहाड़ने की आवाजें सुनी होंगी, कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। आपने तिलोकपुरी का केस देखा, तो क्या आप इसमें भी सिस्टम को नाकाम समझ रहे हैं? देखिए मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि आज का जो दौर है, जाति को देखकर जी मैं वही पे आ रहा हूँ कि आज का जो दौर है उसके अंदर एक ऐसी हवा फैल गई है, ये जरूरी नहीं कि ऊपर से ही डायरेक्शन हो।
उन लोगों के देहन में ये बैठ गया है कि अगर मैं एंटी मुस्लिम कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो वो मेरी हिट हो जाएगी और मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे आज अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, जो अयान मंसूरी की डेथ हुई है और ऑन स्ट्रीट सरेआम हुई है, उसके अंदर उन्होंने कैंडल मार्च की, 10वां होता है शायद, उसके लिए एक कैंडल मार्च की परमिशन मांगी। कितनी? हम मात्र 80 मीटर अपने बच्चे के इंसाफ बच्चे के लिए, कि सिर्फ मेरे घर से सामने एक मस्जिद है, 80 मीटर यानी 10-15-20 कदम होंगे जो भी है, कि वहां तक मैं चला जाऊं और वहां पे मस्जिद पे हम सब इकट्ठे होके एक दुआ पढ़ लेंगे। इतना सा मांगना ना जाने क्यों सरकार को नागवार है। उसको एसीपी साहब बड़ी अभद्र भाषा के साथ धमका दे रहे हैं कि साले तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने जो लैंग्वेज बोली, आई कैन टेल यू ऑन द मीडिया ऑन द माइक, तो वो सब चीज़ें करना, यानी एक लड़का जो 16 साल का इंटेलिजेंट बच्चा, 10वीं क्लास का छात्र था, कुरान शरीफ पूरी पढ़ चुका था और किसी नशे में किसी झगड़ों में नहीं था, उसको उसकी डेथ हुई है, उससे एक संवेदना रखने की बजाय आप उसको सीधा धमकी दे रहे हैं। आपको लगता नहीं है क्या सिस्टम में भेदभाव हो गया? बहुत ज़्यादा। आपने जहांगीरपुरी का केस देखा, जहां 2 पुलिस वालों ने एक अनीस नाम के व्यक्ति को पीट कर मार दिया। क्या उसमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस वजह से हुआ हो कि ये मुस्लिम है और साथ में लूटपाट भी हुई? 2.5 लाख रुपए लेते थे। और दूसरी सबसे मजेदार बात यह है, क्योंकि वो थाने के अंदर का एपिसोड है और उस केस में एक्चुअली अब तक पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए, जो लॉ कहती है। एसएचओ साहब को भी सस्पेंड होना था, सबको होना था, लेकिन उस केस में जहाँ तक मैं जिस दिन गया था वहाँ पे, मैं पर्सनली मिल के आया था, तो वहाँ मुझे सुनने में आया था कि पुलिस ने धमकी के साथ 1 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं कि तीनों बच्चों के 30-30 लाख रुपए हम कर देंगे एफडी, और 10 लाख उनकी पढ़ाई के लिए दे देंगे, 1 करोड़ हम दे देंगे और आप कुछ मत कीजिए, कार्रवाई मत कीजिए। और वो स्पेशली इमीडिएट उस टाइम हुआ था जब हम वहाँ गए थे, क्योंकि पुलिस को ये दिख गया था कि अब ये आ गए हैं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा सब कहीं चीज़ों ना कहीं का। आपको कुछ लोग तो इस नाम से ही बुलाते हैं, मुस्लिमों का मसीहा, जी, या फिर आप मजलूमों के मसीहा। हाँ, इन अदर वर्ड्स मजलूम वर्ड इज मच बेटर। तो वो चीज़ उनको जब हमने बताई, मैंने जब हम गए और वो चीज़ें देखी, तो पुलिस का एक दोहरा मापदंड है। देखिए, अभी उत्तम नगर के अंदर दिन रात जुलूस निकल रहे हैं, ठीक है, वहाँ अभी त्रिशूल यात्रा हुई, जो कि मुझे बाद में पता चला कि उनकी परमिशन कैंसिल थी। कैंसिल परमिशन में भी वो चीज़ें अलाउ हो रही हैं। पुलिस बल इतना है, हाई कोर्ट को लिख के दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट अपना सॉरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप दे रहे हैं। कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। जब मैंने वो वीडियो देखी, वो जो बच्चे जय श्री राम के नारे लगाकर त्रिशूल मार्च निकाल रहे थे, वहां पुलिस प्रशासन थी और वो नीचे सिर्फ अपना फोन चला रही थी। तो क्या जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की? आज आपने कहा एक मुस्लिम परिवार सिर्फ ये मांग कर रहा था कि हम घर से मस्जिद तक कैंडल मार्च निकालें, तो क्या ये भेदभाव देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। आज आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि कल तेल के दाम आसमान छू गए और उसके अंदर मोदी जी कहीं गए हैं, उस कंट्री ने एक सपोर्ट कर दी और ये हो जाएगा, तेल के भंडार भर जाएंगे। वो कंट्री कौन सी है? क्या वो मुस्लिम कंट्री नहीं है? तुम्हारा पूरा देश, तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था जिस तेल पे चल रही है, वो तेल भी तो मुसलमान से ला रहे हो। तब क्यों नहीं बायस हो जाते कि नहीं हम तो वहां से नहीं खरीदेंगे? तब ले लो ना रशिया अमेरिका से। अमेरिका की वजह से रशिया से नहीं ले सकते हो, अमेरिका खत तुम्हें पहुंचा नहीं पा रहा है, तब तुम्हें अपनी इकोनॉमी के लिए तब मुसलमान चलेगा, लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान नहीं चलेगा। आप एक तरफ बोलते हैं कि आप सोना मत खरीदिए, आप विदेश यात्रा मत कीजिए, एक गाड़ी में सिंगल नहीं जा सकता, आप क्या 3-4 को लेकर जाते हैं? इनका तो पूरा काफिला चलता है जनाब, और वो एक भी इलेक्ट्रॉनिक कार नहीं होती है। अब जब बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कार लीजिए, तो पहले अपने काफिले में तो एक आधी कार तो शामिल करके दिखा आप दो। कहते हैं कि रैलियां मत निकालिए, फिर आप दूसरे ही दिन 250 कार लेकर कैसे पहुंच जाते हैं? 2500-250। देखिए, रैली निकालिए नहीं, लेकिन एयर शो ठीक है, एयर शो देख सकता हूँ मैं। वो तो बिना तेल के होता है ना, वो तो हवा में जाके सब तेल वेल तो लगता नहीं। रीलें वायरल हो रही हैं, बहुत भद्दे भद्दे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये सोचना चाहती हूँ, ठीक है, पेट्रोल पर दाम बढ़ा 3 रुपया, गैस पर बढ़ा, जो सीएनजी है 2 रुपया, घरेलू गैस पर बढ़ गया, दूध दही पर बढ़ गया। आप मुझे ये बताएं कि पुरुष की जेब पर ही नहीं,
आज माँ पर भी मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि दूध दही ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आती है। देखिए एक बात बताइए, जिसने घर कभी चलाया नहीं, जिसने राशन का भी घर डाला नहीं, जो अपनी खुद की जो भी है उनकी पर्सनल लाइफ, तो जब उसको पता ही नहीं कि किचन चलती कैसे है तो वो देश को चला कैसे रहे हैं। भाई कितने परिवार उनसे इफेक्टेड होते हैं, उन्हें क्या पता कि परिवार के अंदर क्या क्या मजबूरियां सहनी पड़ती हैं। हमें पता है ना भाई। हमारी जो बेगम साहिबा हैं, हमारी जो वाइफ है, वो जब हमसे मांगती हैं कि भाई इस महीने हमें 5,000 बढ़ा के दीजिएगा, सब चीज़ों के दाम बढ़ गए, वो 5,000 हमें कहाँ से लाने हैं सोचने में मजबूर होना है। वो अल्टीमेटली मैं भी अपने क्लाइंट से लूंगा ना कहीं मैं अपनी फीस रेज करूंगा। तो उससे महंगाई तो आप बढ़ेगी। डेफिनेटली हर जगह का वही सिस्टम है। पूरा सिस्टम एक रुपया तेल बढ़ाने से सब्जी आपकी 1 रुपया महंगी होती है, जबकि टनों में सब्जी आती है। पर वो कारण ये बता देगा कि साहब अब पीछे से तेल महंगा हो गया है। अब वो 1 रुपया सिर्फ डीजल या पेट्रोल महंगा हो तो एग्जैक्टली 1 या 2 रुपए 1 किलो पे बढ़ जाता है। लेकिन इतनी ज्यादा कमताई आने के बाद तेल सिलेंडर इन चीजों में, फिर भी मोदी जी पूरा तो कर ही रहे हैं देश को। दोबारा बोलिए, क्या क्या क्या? मैंने कहा कि तेल गैस इन सब की इतनी बड़ी कमताई हुई, उसके बाद भी तो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं। देखिए गैस सबको मिल ही रही है, तेल डीजल सबको मिल ही रहे हैं। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया भला कर रहे हैं। आप घूमने मत जाइए, होटल में खाना मत खाइए, घर से मत निकलिए। आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं क्या? अब कौन सी इमरजेंसी, पहले ये भी बता दीजिए। इकोनॉमिक, वो वाली इकोनॉमिकल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या आप बेसिकली पॉलिटिकल इमरजेंसी? आप कौन सी इमरजेंसी लाने वाले हैं? कोरोना में आपने जो किया वो सबको पता है, क्यों किया वो भी सबको पता है। नोटबंदी में आपने क्या और क्यों किया वो भी सबको पता है। जीएसटी में आपने क्या और क्यों किया वो भी सबको पता है। सर एक सवाल मेरा बहुत अहम है और ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे। बंगाल चुनाव के दौरान क्यों नहीं बताया गया कि हमारे पास इन चीजों की कमियां हैं, गोल्ड नहीं खरीदना है, विदेश यात्रा नहीं करनी है, गाड़ी में कितने लोग ट्रैवल करेंगे, या फिर जो भी रेट बढ़ने वाले हैं। तो ये चुनाव के ठीक चुनाव जैसे ही हो जाते हैं और फिर बीजेपी जीत जाती है, उसके बाद ही मोदी जी मन की बात क्यों बताते हैं? जी देखिए, वो मन की बात इफेक्टिव उसके बाद होनी होती है, इसलिए पहले इफेक्टिव कर देंगे तो वो खुद हार जाते हैं ना, और खुद ही वो सारी चीजें तो तोड़ रहे हैं। अगर वो उसको देखा जाए, उस टाइम पे शायद एमपी के चुनाव हुए थे ना, जिस टाइम पे ये एमपी की सरकार गिरते ही और अपनी सरकार बनाते ही उसके बाद आपका सब लग गया कानून, क्या नाम है, कोरोना का, वो सब इफेक्ट आ गया। उससे पहले नहीं था। तो वो चीजें बाकायदा वेट की जाती हैं। वेट करने के बाद वो देखते हैं कि अब हाँ हमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब हमें इफेक्ट नहीं आएगा, हम सेफ हैं, अब हम कर सकते हैं तो कर दो। उससे पहले नहीं करेंगे। जब बीजेपी का वहाँ इलेक्शन चल रहा है तो उसी टाइम कर देते ना। बहुत जगह, एक बार नहीं है, नंबर है। और मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ड्यूल फेस प्रधानमंत्री हैं। एक तरफ आप मुसलमानों से जाके मदद मांगते हैं, तेल के भंडार भरवा रहे हैं अपने, दूसरी तरफ अपने ही देश में उसी मुसलमान के घर तोड़वा रहे हैं, उनके रोजगार छीन रहे हैं। तो क्या पॉलिसी है समझ नहीं आती। बाहर जाके बुद्ध की धरती हो जाती है, घर आते ही बुद्ध के लोगों को मारो और साला कब्जा कर लो। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं रतन लाल जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार थे, उठा के अंदर कर दिया। कैसे दे दिया आपने मंदिर के खिलाफ स्टेटमेंट? लेकिन मस्जिदों में मंदिर ढूंढ सकते, मंदिर में, अरे मस्जिद में तो कुछ भी ढूंढ लो ना भाई। मुसलमान के घर के अंदर घुस के ढूंढ लो, घर के अंदर नमाज पढ़ रहे महल के अंदर भी शंकाएं हाँ। हैं, लाल किला के अंदर भी जी, शंकाएं जी, हैं। वो सब तो है। हाँ, वो आपको चीजें- शायद पता हो कि वो लोगों को अरेस्ट किया गया था जो घर के अंदर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहे थे। तो मुसलमान के लिए तो आपके लिए कोई लॉ है नहीं, आप जो चीज चाहे कर सकते हैं। कन्वर्जन लॉ, ये वगैरह वगैरह, जितने भी एंटी कन्वर्जन, वो जितने भी लॉ आप ला रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान के लिए है, वो हिंदू पे एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या लग रहा है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए वो सारे कानून नहीं है जितने हैं मुसलमानों के लिए हैं। आज जितना जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या हवा दी जा रही है, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, जहां एक तरफ बात की जाती है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ हिंदू सेफ हैं? आज हिंदू रोड पर नहीं बैठे हैं, या आज हिंदू की महिलाएं, आज हिंदू के बच्चे भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो धरना नहीं निकाल रहे हैं, या अपने चेहरे पर गदा का मास्क लगाकर नहीं घूम रहे हैं?
देखिए मैं मैं बात कर रही हूँ शालीमार गांव की, मैं बात कर रही हूँ मेरठ की, बीआर कैंप की, मैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आपको गिनवा सकते हैं सर। एक मैं मेरे मित्र हैं बनिया समाज से हैं, उन्होंने कल एक बात बताई थी तो मुझे अकस्मात याद आ गई, तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि आज तक जितने भी हुक्मरान इंडिया में आए, चाहे वो मुगल थे, उससे पहले थे या उसके बाद, कभी भी जो भी कन्वर्जन वगैरह वगैरह सब कुछ चलता रहा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बनिया कहीं कन्वर्ट हुआ। उसका रीज़न था कि वो फाइनेंशियल बैकअप थे इंडिया के, और आज भी हैं। तो बनिया एक ऐसी कम्युनिटी है जो फाइनेंसर्स हैं, जिनके पास संसाधन है, सारी चीज़ें हैं। आज उन्हीं में से एक आते हैं सुनहार, ठीक है, जो जनसंघ के टाइम से साथ हैं। जनसंघ जब बना था तो सुनार ने फंडिंग की थी। एक सुनार कम्युनिटी 100% डेडिकेटेड कम्युनिटी टू बीजेपी, ठीक है, वो चली आ रही है सुनारों के RSS साथ क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? हाँ, तो आज शायद वो आज भी सड़कों पर है। आज अब उन्हें समझ आ रहा है कि भाई आप जिसको पैदा कर रहे थे दूसरों को मारने के लिए, आज वो आप ही को मार गया। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ एक एरिया मैंने देखा, जहाँ एक सुनार की दुकान के बाहर मोदी जी की बड़ी सी फोटो लगी थी, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मोदी जी के साथ खड़े थे। तो मैंने कहा बहुत प्रेम है, और सुनारों की जो कहानी आपने सुनाई है तो मैं सुनती आ रही हूँ, लेकिन जिनका आज होलसेल का काम है, आज वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि अडानी को तो खदानें मिल चुकी हैं, अब आप 1 साल तक सोना नहीं खरीद सकते। आप जवाब दीजिए। वो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब आप लीजिए, अदानी को दीजिए, पैसा अब तो दीजिए। भारत अब में खदानें मिलने लगी हैं, मिल गए, तो खदान मिल चुकी है। अदानी साहब को प्रमोट करने के लिए ये स्टेटमेंट है। यानी अब आप देखिए, आप जिन लोगों ने आपको, जब आप पैदा हुए और आप बढ़े, और जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सब चीज़ की फंडिंग दी, हर चीज़, आज भी आपके कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, और जो जिसे डेडिकेटेड 17% या 13-17% है, जो कभी हिला नहीं। बीजेपी वोट बैंक जो फिक्स है बिल्कुल 100%, उनमें एक परसेंटेज इन सुनारों की थी। आज आपने उन्हीं पे अटैक कर दिया, आज आप उन्हीं के ऊपर घात लगा गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा, एक बार शायद आप ही से कहा था कि आज जो घर दूसरे का है, कल वो घर हमारा होगा। इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। वो ये ना सोचे कि आज तो मुसलमान पिट रहा है, कल आप भी पिटेंगे। और ये शालीमार बाग, मेरठ, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। आज दिल्ली के अंदर लोग खुद अपनी ही दुकानें चिनवा रहे हैं। क्यों चिनवा रहे हैं भाई? अब तो आपका बीजेपी राज है, खौफ है। ठीक है। और वो जो चिनवा रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, बिल्कुल सही। वो हिंदू हैं, जो कट्टर वोट बैंक है बीजेपी का। तो आज बीजेपी के खुद के वोट बैंक अफेक्टेड हैं बाय बीजेपी। लेकिन फिर भी तो बीजेपी जीतती ही है, आपने बंगाल में देख ही लिया है। ईवीएम का तो हम बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं, और बहुत शोर भी रहा है, सबको समझ आती है। अब दिक्कत ये है कि ऑपोजिशन को दिखता सब है, बोलती नहीं।